आज हम कवर करेंगे ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स। पिछले लेक्चर में आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ ग्राउंड्स कितने हैं और ब्रीफली हमने उनके बारे में बात की थी। आज हम अडल्ट्री और क्रुएल्टी जो दो ग्राउंड है उनको डिस्कस करेंगे केस लॉस के साथ। तो सेक्शन 13 कहता है एनी मैरिज सोलमनाइज्ड वेदर बिफोर दिस एक्ट और आफ्टर दिस एक्ट, मीन्स 1955 का हिंदू मैरिज जो एक्ट है उसके बारे में कह रहा है। सच मैरिज कैन बी डिसॉल्व बाय डिक्री ऑफ डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड दैट अदर पार्टी। तो ये 13(1) के जो भी ग्राउंड है, इन ग्राउंड्स के ऊपर एक पार्टी जाएगी कोर्ट में ये कह के कि दूसरी पार्टी ने ऐसा किया है, ठीक है। ग्राउंड्स अवेलेबल टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों पार्टी को ये ग्राउंड अवेलेबल है। कई बार होता है एक पार्टी जाती है कोर्ट को, प्रीमा फेसाई केस दिखता है, फिर पता लगता है दूसरी पार्टी का भी फॉल्ट है और फिर कोर्ट को पता चलता है कि मैरिज में कुछ नहीं बचा है, इटरेटिवली ब्रेकन डाउन, इस मैरिज में कुछ नहीं है, तो फिर कोर्ट डाइवोर्स ग्रांट कर देती है। आगे केस आएगा वहाँ से और क्लैरिटी हो जाएगी आपको इस बात पे। पहला है अडल्ट्री, ठीक है। अडल्ट्री क्या है? आफ्टर सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज, मैरिज होने के बाद वन स्पाउस, ईदर ऑफ दी स्पाउस हैड वॉल्यूंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स, वॉल्यूंटरी, इनवॉल्यूंटरी नहीं, अपनी स्वेच्छा से अपनी मर्जी से, हैड वॉल्यूंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी पर्सन अदर देन हिज और हर स्पाउस। हस्बैंड है तो वाइफ के अलावा किसी और थर्ड पर्सन के साथ उसने वॉल्यूंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, और वाइफ है तो उसने हस्बैंड के अलावा किसी और व्यक्ति से वॉल्यूंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है। एक्ट शुड बी वॉल्यूंटरी, सेक्सुअल एक्ट और इंटरकोर्स शुड बी डन विद अ पर्सन अदर देन अडल्टरर्स स्पाउस, मतलब अपने वाइफ और अपने हस्बैंड, एज द केस में भी उसके अलावा किसी और के साथ। इंस्टेंसेस ऑफ अडल्ट्री, अगर वाइफ को या हस्बैंड को देखा जाए कि वो घर से अपसेंट हैं, कम आ रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, कोई रीज़न भी नहीं है, और किसी स्ट्रेंजर की कंपनी में उनको देखा जाता है और वो कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते कि वो उनके साथ क्यों हैं, वो कौन है, तो ये इंस्टेंस ऑफ अडल्ट्री है। देखो एक चीज़ ध्यान रखो, होता क्या है, जब आप पढ़ते हो क्रिमिनल लॉ, तो क्रिमिनल लॉ में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ता है आपको मैटर, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको प्रूव करना है। इसका मतलब ये है कि और कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन कुछ बच ही नहीं सकता, सिर्फ एक ही सिचुएशन है कि एक्यूज्ड गिल्टी है, एक्यूज्ड ने ही ये काम किया होगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन हमें दिखता ही नहीं है फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस को देखने के बाद। लेकिन जब बात आती है सिविल की, तो सिविल में होता है बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर बात आती है बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि आप सिर्फ उसको प्रोबेबल कर दो कि सर्कमस्टांसिस से लगता है कि हाँ मुमकिन है कि ऐसा ही हुआ होगा। और अडल्ट्री में डायरेक्ट एविडेंस तो बहुत रेयर है। डायरेक्ट एविडेंस का मतलब होता है कि या तो कोई आई विटनेस है या कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें साफ लिखा हुआ है। अगर आई विटनेस है तो उसने अडल्ट्री करते हुए देखा है, अपने स्पाउस को किसी और व्यक्ति के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हुए देखा है, या कुछ रिटर्न है कि एक स्पाउस ने किसी को लेटर लिखा हुआ है जो भी गतिविधि की उसके रिगार्डिंग, जो कि बहुत मुश्किल है, तो सर्कमस्टांसिस से प्रूव होता है। तो इन सर्कमस्टांसिस से प्रोबेबल हो जाता है। जब देखो आपको ये समझना जरूरी है कि मैरिज का रिलेशन क्या होता है और हस्बैंड और वाइफ बनने की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है, उसके बाद और क्लैरिटी आएगी। ठीक, आप कह सकते हो कि किसी और के साथ घूमना कोई, हम ब्रॉड माइंडेड हैं, इसमें ब्रॉड माइंडेड वाली बात नहीं आती, ये एक अंडरस्टैंडिंग की बात और कॉन्फिडेंस और विश्वास की बात होती है। लेकिन अगर बिना किसी एक्सप्लेनेशन के साथ स्ट्रेंजर के साथ अगर आप देख रहे हो और घर से अपसेंट हो रहे हैं, भले ही वाइफ और हस्बैंड, तो फिर एक क्वेश्चन मार्क उठता है। इफ एनी अनरिलेटेड पर्सन इज फाउंड अलोन विद स्पाउस इन बेडरूम, ठीक है, अनरिलेटेड पर्सन है, स्पाउस के साथ बेडरूम में है, ओड आवर्स में है और दरवाज़ा अंदर से बंद है, तो इन चीज़ों को माना जा सकता है कि अडल्ट्री के ग्राउंड है। ये मतलब माना जा सकता है कि अडल्ट्री हुई होगी और इन ग्राउंड्स पे डाइवोर्स भी मिल सकता है। अगर रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है वहाँ पर तो ऑब्वियसली प्रूव नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे सर्कमस्टांसिस भी इसी दिशा में संकेत कर रहे हैं तो इफ एनी चाइल्ड इज बोर्न, ठीक है, आफ्टर सेसेशन ऑफ मैरिटल कंसोर्टियम बिटवीन स्पाउस, स्पाउस के बीच में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है उसके बाद, तो यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, उनके बीच में कंसोर्टियम सीज हो चुका है, उसके बाद अगर कोई चाइल्ड कंसीव हुआ है, बोर्न हुआ है, तो मतलब ये भी देखा जाए कंसीव उसके बाद हुआ था, 9 मंथ्स का जो भी टाइम है मेडिकल
ज्यूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से, तो मान लिया जाएगा कि वहाँ अडल्ट्री हुई है। कॉन्डेनेशन ऑफ अडल्ट्री, सेक्शन 23 को ध्यान करो, ये उसी के बारे में बताता है। अगर पेटिशनर एक्सेसरी है, कॉन्निव करता है, कॉन्डोन करता है, तो फिर पेटिशन फेल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड है, अब हस्बैंड ने पहले वाइफ ने क्रुएल्टी की, हस्बैंड ने उसको कॉन्डोन कर दिया, कॉन्डोन मतलब फॉरगिवनेस, माफ़ कर दिया। उसके बाद फॉरगिव करेगा कैसे? अपने कंडक्ट से। मान लो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, इसका मतलब उसने फॉरगिव कर दिया। या एज हस्बैंड वाइफ आराम से रह रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है और इस बारे में, ठीक है, कि अब इस मैरिटल लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, तो ऐसे केसेस में माना जाएगा कि उसने फॉरगिव कर दिया, कॉन्डोन कर दिया। तो यहाँ पर अगर हस्बैंड बाद में पेटिशन लाता है तो पेटिशन फेल हो जाएगी। ये हस्बैंड खुद भी एक्सेसरी है, ठीक है, वो चाह रहा है, वो अपनी मर्जी से अडल्ट्री होने दे रहा है, वो देख रहा है कि वाइफ अडल्ट्री कर रही है पर वो करने दे रहा है, होने दे रहा है, रोक नहीं रहा है, या खुद उसमें इन्वॉल्व है पैसे के लिए, किसी और प्रॉफिट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। अब इसमें केस था राजीव वर्सी बाबू राव। इस केस में क्या हुआ, हस्बैंड ने कंटेस्ट किया कि जो वाइफ है उसके इलिसिट रिलेशन है उसके हस्बैंड के फ्रेंड के साथ। ये 1980 की बात है। उसके बाद ये मैटर पंचायत के सामने लेके गई वाइफ, ठीक है, क्योंकि हस्बैंड का कंडक्ट सही नहीं था। उसके बाद वो दोनों अलग अलग रहने लग गए। फिर 1988 में हस्बैंड ने डाइवोर्स पिटीशन फाइल की, किस चीज़ के लिए? अडल्ट्री के ग्राउंड पे। तो कोर्ट ने कहा, और इसने कहा कि फैमिली की प्रेस्टीज थी, 2 बेटियां थी, 1 बेटा था, उनकी शादी करनी थी, इसलिए उसने ये पिटीशन फाइल नहीं की पहले। तो कोर्ट ने कहा कि ये एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट नहीं हो सकती। वो डाइवोर्स पिटीशन उसको उसी टाइम फाइल करनी चाहिए थी जब ये इंसिडेंट हुआ, और वैसे भी जब मैटर पंचायत के सामने गया तो वो पब्लिक हो गया अपने आप। तो प्रेस्टीज की जो आप अभी रीज़न दे रहे हो वो तो वाइबल है ही नहीं, क्योंकि वो तो पब्लिक को पहले ही पता चल गया। केस करो या ना करो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। और दूसरा अननेसेसरी डिले है इस पिटीशन को फाइल करने में, ठीक है। होल एंड कॉर्नर टाइटल और बाजार गॉसिप विल नॉट प्रूव अडल्ट्री। सिर्फ लोग बोल रहे हैं या लोग ऐसा अंदाज़ा लगा रहे हैं या कह रहे हैं, इसमें था क्या कि उसकी ये जो इसका फ्रेंड था वो इसका काफ़ी क्लोज फ्रेंड था, और ये अपने फ्रेंड को अपने खेत में काम करने के लिए भेज देता था और कहता था मेरी एब्सेंस में तुम खेत का काम देख लो, मेरी एब्सेंस में तुम दूसरा काम देख लो। तो अच्छी दोस्ती थी, तो इस वजह से खेत का काम करना है, सामान लेना है, सामान रखना है, वो घर में भी आता जाता था। तो उसकी वाइफ से भी उसकी बात होती थी और अपने फ्रेंड के पीछे से भी जाएगा घर पे। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि जब मैं ना रहूं, जब तुम काम कर लेना, तो उसके पीछे से जाएगा, सामने से कैसे जाए। तो फिर बाजार में लोगों में बातचीत शुरू होने लग गई उस चीज़ के ऊपर, उसको ऐसा आभास हुआ। कोई क्लियर ग्राउंड थे नहीं, ना कोई डायरेक्ट एविडेंस था, ना बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी में भी कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस उसके पास, सर्कमस्टांसिस नहीं थे। जब एविडेंस पढ़ोगे तो पता चलेगा, अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो सर्कमस्टांसिस बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आपको यकीन हो जाए कि यही हुआ होगा, इसके अलावा और कुछ हुआ ही नहीं होगा। तो कोर्ट ने कहा कि सिर्फ ये गॉसिप्स को हम अडल्ट्री नहीं मानते, और हस्बैंड के ऊपर 10,000 की एग्जेम्पलरी कॉस्ट लगा दी कि वाइफ को दो, जो तुमने ये परेशानी क्रिएट की उसकी वजह से। रजनी गोयल, अब जो ये केस है, ये केस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए बताए हुए इनका नाम ध्यान रखो। एग्जाम के पर्पज से तो अगर एक केस भी ध्यान रखोगे और बाकी केसेस का थोड़ा फैक्ट भी ध्यान रख लोगे तो काम चल जाएगा। रजनी गोयल वर्सेस अमित कुमार। इस केस में क्या हुआ कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी थी। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के दौरान जो ये वाइफ थी और वाइफ का जो फादर था, उन्होंने एडमिट किया था कि वाइफ के इलिसिट रिलेशन है एक मनप्रीत सिंह व्यक्ति के नाम पे। और जब ये लिटिगेशन कोर्ट में आया डाइवोर्स के लिए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग अलग चल रही थी, ये डाइवोर्स के लिए जब सिविल में आया, कोर्ट ने बुलाया तो फादर आया ही नहीं विटनेस बॉक्स में। वो बोला कि भैया मैं नहीं आऊँगा, और उसने डिनाई कर दिया कि जो स्टेटमेंट दी थी इंक्वायरी में, मैं उसके लिए कोर्ट में आऊँगा ही नहीं, कुछ भी नहीं बोलूँगा। तो कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, अडल्ट्री एक सीरियस चार्ज है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसको प्रूव करना होता है। तो ये भी सर्कमस्टांस की बात है, जो ऊपर मैंने आपको बात कही है, ये चीज़ें प्रिवेल करती हैं, ये चीज़ें प्रिवेल करती हैं। पर क्योंकि केस लॉज है, उनमें ऐसी बातें कही है, इसलिए केस लॉ इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे क्लैरिटी होती है, इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बट एट द सेम टाइम ये डिफिकल्ट है कि डायरेक्ट एविडेंस हो, इसलिए सर्कमस्टांसिस जिससे हम इन्फर कर सके कि हाँ अडल्ट्री हुई होगी, वो हम मान लेंगे, ठीक है। तो ये बात आ गई कि डायरेक्ट एविडेंस तो बहुत मुश्किल होते हैं, तो सर्कमस्टांसिस आप प्रूव कर दो, हम मान लेंगे।
यहाँ पर जो कहा है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है, इसका मतलब है कि अडल्ट्री एक सीरियस चार्ज है, डाइवोर्स हो रहा है, किसी के कैरेक्टर की बात है, तो इजीली हम यकीन नहीं करेंगे, आपको स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टांसेस से प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, ये जब आप एविडेंस एक्ट और बर्डन ऑफ प्रूफ पढ़ोगे तो और क्लैरिटी और समझ में आएंगी ये चीजें आपको। तो जो एविडेंस है वो शो करते हैं कि जो फादर था वो कोर्ट में नहीं आना चाहता, उन्होंने पहले से ही एडमिट किया हुआ है, तो जो एडमिशन है, एडमिशन ऑफ फैक्ट बाय अ पार्टी, ये बेस्ट एविडेंस है। तो कोर्ट ने कहा अडल्ट्री हुई थी और मैरिज को डिसॉल्व कर दिया। अब जो क्रुएल्टी का ग्राउंड है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इस लेक्चर में सिर्फ ये वाला ग्राउंड है। कोई क्वेश्चन क्वेरी कोई पॉइंट है तो आप कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं। बेस्ट विशेष।